वेलकम टू केडी टॉक्स। दिस इज कुलदीप, योर होस्ट। एंड आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और उस कंपनी का नाम है स्पेसएक्स, जो कि इलॉन मस्क की ही एक कंपनी है और ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी है। आज तक दुनिया में जितनी भी स्पेस एजेंसीज हुई हैं, भले वो अमेरिका का नासा हो, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, रशिया का रोसकॉस्मोस हो या फिर इंडिया का आईएसआरओ हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी स्पेस एजेंसीज गवर्नमेंट ओन्ड स्पेस एजेंसीज हैं। बल्कि स्पेसएक्स एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके ओनर हैं इलॉन मस्क। अब ये स्पेसएक्स है क्या, ये करती क्या है? जैसा मैंने पहले कहा, स्पेसएक्स एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका काम है स्पेस में सैटेलाइट्स को लॉन्च करना और बड़े बड़े स्पेस मिशंस को अंजाम देना। इस स्पेसएक्स की शुरुआत हुई थी साल 2002 में और उस हिसाब से आज इस कंपनी को 19 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं और 19 ईयर्स में इस कंपनी ने ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए हैं जो कि बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज आज तक सोच भी नहीं पाई। इस कंपनी की वैल्यूएशन आज की तारीख में 74 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि इंडियन आईएनआर में बनते हैं तकरीबन 5,50,000 करोड़ रुपए। बहुत ही ज्यादा है। और साल 2019 में इनका रेवेन्यू था तकरीबन 2 बिलियन यूएस डॉलर, विच इज इक्वल टू 14 to 15,000 करोड़ इंडियन रुपीस। आज के समय में इस कंपनी में तकरीबन 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में बेस्ड है। और स्पेसएक्स के बारे में एक खास बात यह भी है कि स्पेसएक्स किसी भी मल्टीनेशनल को हायर नहीं करती। आपने नासा के बारे में सुना होगा कि नासा दूसरे कंट्री के टैलेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है बाय गिविंग अ बेटर सैलरी, अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बट स्पेसएक्स के मामले में ये चीज बिल्कुल उल्टी है। स्पेसएक्स सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन को ही हायर करती है। अब बात कर लेते हैं कि इलॉन मस्क ने इस कंपनी को शुरू क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या था। क्योंकि अर्ली 2000 में इलॉन मस्क ने इस चीज को रियलाइज कर लिया था कि आने वाले समय में ये जो सैटेलाइट का मार्केट है ये $1 ट्रिलियन के पार चला जाएगा और उन्हें एक बहुत ही अच्छा मौका दिखा इस मार्केट में एंटर करने का। क्योंकि उस समय तक नासा पूरे सैटेलाइट मार्केट को डोमिनेट करता था और नासा के जो सैटेलाइट प्रोग्राम्स होते थे ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे, जिसके वजह से बड़ी कंपनियां इसे अफोर्ड कर लेती थी बट छोटी कंपनीज इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और इलॉन मस्क को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा अफोर्डेबल सैटेलाइट प्रोग्राम बना दूं जिससे छोटी कंपनियां भी अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेज सके। और इसी विजन के साथ उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत करी ऑन 6 मई 2002। अब कंपनी तो बन चुकी थी बट उन्हें जरूरत थी एक रॉकेट की, बिकॉज विदाउट रॉकेट सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया जा सकता था और इसीलिए वो चले गए रशिया रॉकेट खरीदने। बट जब वो रशिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रॉकेट उनके एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे और उन्होंने काफी निगोशिएट करने की कोशिश करी कि मुझे एक सस्ता रॉकेट मिल जाए, बट वो नाकामयाब रहे और वो थक हार के वापस यूएसए चले गए। और वहां जाकर उन्होंने अपनी छोटी सी टीम बनाई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब स्पेसएक्स अपना खुद का रॉकेट बनाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क के पास कोई भी ऑफिशियल डिग्री नहीं थी रॉकेट साइंस से रिलेटेड, ना ही उन्होंने रॉकेट साइंस से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई कर रखी थी इससे पहले। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इलॉन मस्क का इंटेलिजेंस लेवल कितना होगा, क्योंकि कोई बंदा जिसे रॉकेट साइंस के बारे में कुछ नहीं पता वो एक रॉकेट कैसे बना सकता था। और यही वो कारण था जिसके वजह से इलॉन मस्क का काफी मजाक भी बना, लोगों ने उनका काफी मजाक बनाया, क्योंकि एक बंदा जिसे रॉकेट साइंस की कोई समझ नहीं है वो एक रॉकेट कैसे बना सकता था। बट बावजूद इसके इलॉन मस्क ने सबको इग्नोर कर दिया और वो रॉकेट बनाने के काम पर लग गए। और देखते ही देखते इलॉन मस्क ने कुछ ही सालों में एक रॉकेट बना भी लिया जिसका नाम उन्होंने रखा फैल्कन 1 और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस रॉकेट को लॉन्च करेंगे। समय आया साल 2006 में जब उन्होंने यूएसए के मार्शल आइलैंड से इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया। बट लॉन्च होने के तुरंत बाद ही, जैसे ही ये रॉकेट लॉन्च होने के बाद थोड़ी देर ऊपर गया, इसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिला जिसके वजह से ये रॉकेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। अब पहला मिशन फेल होने के बाद इलॉन मस्क थोड़े डिसअपॉइंट हुए
बट उन्होंने दोबारा नया रॉकेट बनाने की ठान ली और इसी के साथ वो लग गए दूसरा रॉकेट बनाने में। और 1 साल के अंदर उन्होंने एक नया रॉकेट बना भी लिया जिसे उन्होंने दोबारा लॉन्च किया साल 2007 में यूएसए के मार्शल आइलैंड्स। बट सेम चीज दोबारा रिपीट हुई और लॉन्च होते ही रॉकेट में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिला, जिसकी वजह से ये रॉकेट भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया एंड सेकेंड अटेम्प्ट वाज आल्सो अ फेलियर। लेकिन दूसरे फेलियर के बाद भी एलॉन मस्क ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और वो लग गए तीसरा रॉकेट बनाने में। और तकरीबन 1.5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक रॉकेट बना भी लिया और उन्होंने इस रॉकेट को लॉन्च किया साल 2008 में। बट ये रॉकेट पिछले 2 रॉकेट से थोड़ा बेहतर निकला, थोड़ी दूरी तक इसने अपना सफर तय किया, लेकिन अंत में ये रॉकेट भी डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द इंजन ऑफ द रॉकेट। अब गौर करने वाली बात यह है कि 3 फेलियर के बाद भी एलॉन मस्क ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और वो लगे रहे अपने अगले मिशन को अंजाम देने में। मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जहां पे इंटरव्यूअर ने एलॉन मस्क से ये पूछा कि 3rd फेलियर के बाद कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए। तो अब देखिए कि एलॉन मस्क ने उस इंटरव्यूअर को क्या जवाब दिया। When you had that 3rd failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. अब 3 स्पेस मिशंस के फेल होने के बाद एलॉन मस्क को काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो चुके थे और उनके पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे थे जिनमें या तो सिर्फ वो एक और लॉन्च कर पाते या फिर बचे हुए पैसों से वो अपनी लाइफ कंफर्टेबल तरीके से जीते। बट यहाँ पर एलॉन मस्क ने नेवर गिव अप एटीट्यूड दिखाते हुए उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि वो एक और लॉन्च करेंगे और वो रॉकेट बनाने के काम पर लग गए। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उन्होंने एक और रॉकेट बना लिया उसी साल 2008 में और उन्होंने इस बार इसे लॉन्च किया साल 2008 के एंड में और ये मिशन एक सक्सेसफुल मिशन साबित हुआ। और ये वो समय था जब स्पेसएक्स ने पहली बार किसी मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया था और इस मिशन के सक्सेसफुल होते ही नासा ने स्पेसएक्स को $1.2 बिलियन का सैटेलाइट लॉन्च करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और आज की तारीख में नासा के 2/3 सैटेलाइट्स को स्पेसएक्स अकेले लॉन्च कर दिया। और आगे चलकर स्पेसएक्स ने और भी बहुत सारे बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया, जिनमें से एक था फैल्कन 9। और फैल्कन 9 एक रीयूजेबल रॉकेट का कॉन्सेप्ट था क्योंकि एलॉन मस्क ने इस चीज को रियलाइज कर लिया था कि दुनिया में जितने भी रॉकेट्स अवेलेबल थे वो सारे के सारे वन टाइम यूज किए जा सकते थे और वन टाइम यूज करने की वजह से दोबारा उनको नहीं यूज किया जा सकता था, जिसकी वजह से सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जो कीमत होती थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो एलॉन मस्क को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा रॉकेट बना दूं जिसे दोबारा यूज किया जा सकता है। और इसी मिशन के साथ वो लग गए एक नया रॉकेट बनाने में और कुछ ही सालों में उन्होंने एक ऐसा रॉकेट बना लिया जिसे दोबारा से यूज किया जा सकता था और इस रॉकेट का नाम उन्होंने रखा फैल्कन 9। और फैल्कन 9 दुनिया का एकमात्र ऐसा रॉकेट था जिसको दोबारा से यूज किया जा सकता था, जो कि न सिर्फ सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस कर सकता था बल्कि दोबारा से अपने लॉन्च पैड पर वापस आ सकता था। और ऐसा रॉकेट बनाने वाली स्पेसएक्स दुनिया की सबसे पहली कंपनी बनी। इसके बाद स्पेसएक्स ने एक नया मिशन लॉन्च किया जिसे हम स्टारलिंक के नाम से जानते हैं, जो कि पूरी दुनिया में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और उस पर फिलहाल काम चल रहा है। और स्टारलिंक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्पेसएक्स ने एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी बना रखा है जिसका काम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो कैरी करना। और हाल ही में स्पेसएक्स ने इसका एक अपडेटेड वर्जन भी तैयार कर लिया है जिसे हम ड्रैगन 2 के नाम से जानते हैं और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने साथ 4 लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर लो अर्थ ऑर्बिट तक कैरी कर सकता है। फिलहाल स्पेसएक्स काम कर रही है अपने अगले मिशन के लिए जिसका नाम है स्टारशिप। और स्टारशिप दुनिया की सबसे एडवांस्ड रॉकेट होगी जब वो बनकर तैयार हो जाएगी और एलॉन मस्क इस स्टारशिप को यूज करेंगे अपने मार्स मिशन के लिए, बिकॉज एलॉन मस्क का कहना है by the year 2026 he will be sending the first human to the Mars। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है
कि स्पेसएक्स ने इतने बड़े-बड़े मिशंस को इतने कम समय में कैसे कर लिया, सिर्फ 19 इयर्स में। बिकॉज दुनिया में और भी बहुत सारी स्पेस एजेंसीज हैं जिन्हें 50 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। नासा 1958 से एक्टिव है, रशिया की स्पेस एजेंसी 1950 से एक्टिव है, यूरोप की स्पेस एजेंसी 1975 से एक्टिव है और इंडिया का ISRO 1969 से एक्टिव है। बट फिर भी स्पेसएक्स ने 19 इयर्स में वो कारनामे कर दिखाए हैं जो बाकी की स्पेस एजेंसीज नहीं कर पाई। ये बात काफी काबिले तारीफ है। अगर स्पेसएक्स आज इतनी ज्यादा कामयाब है तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एलॉन मस्क को जाता है, क्योंकि एलॉन मस्क ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बताया है कि शुरुआत में लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, जिनमें बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स भी शामिल थे, जिनमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग का भी नाम आता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनको एलॉन मस्क अपना हीरो मानते थे, उन्होंने भी इन्हें क्रिटिसाइज कर दिया था और एलॉन मस्क के आइडिया को एक बेकार आइडिया बता दिया था। मैं चाहता हूं कि आप लोग वो क्लिप देखें। You know, there are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that because those guys are, yeah, you know, those guys are heroes of mine, so it's really tough. You know, I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here. And I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? Yes. So that's it for today और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ। So thank you for your time and have a wonderful day ahead.